नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एक फिर से एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन। और जिसमें हम RTE से जुड़े हुए सारे जो MCQs हैं, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, वो सारे ही इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, RTE का पूरा नाम बताना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके। फर्स्ट ऑप्शन है RTE यानी कि राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट है यहाँ पे इसका पूरा नाम। सेकंड है इसका पूरा नाम जो है राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लिखा है। थर्ड है राइट टू फ्री एंड कंपनसेटरी एजुकेशन एक्ट। फोर्थ है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब है इसका। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट इसका पूरा नाम है। ठीक है, अच्छा चलो जानते हैं इसके बारे में। तो ये सुनिश्चित करता है, एक मिनट, तो ये सुनिश्चित करता है कि जो प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान जो है प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और अधिनियम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है और सरकार के लिए सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है। यानी कि सरकार को सभी बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये सरकार के लिए एक कंपलसरी टास्क होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है RTE 2009 जो है अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। ठीक है, यानी कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कौन सा आर्टिकल पर जो ये एक्ट है वो बेस्ड है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 73, यानी कि अनुच्छेद 43, 45, 75 और 35 में से कौन सा है। तो देखिए जो सही जवाब है इस ऑप्शन के लिए वो है आर्टिकल 45। ठीक है, आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में एक बार, एक मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, तो देखिए जो RTE यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम है, ये 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 पर ये आधारित है। अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि राज्य जो है, कोई भी राज्य जो है 6 से लेकर 14 साल तक के जो उम्र के सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस जो संवैधानिक प्रावधान को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में प्रत्येक बच्चे को यह जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो मिल रही है, ठीक है, या नहीं मिल रही है, RTE अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये जो अधिनियम है ये इसीलिए लागू किया गया था ताकि जो आर्टिकल जो 45 है उसमें जो कहा गया है कि हमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, क्या वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, RTE जो 2009 एक्ट जो है उसमें कितनी धाराएं हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितनी धाराएं हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, 40, 39, 38 यानी कि 38 और 37। ठीक है, चार ऑप्शन है, तो इसमें से जो ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 38। तो देखिए जो RTE जो अधिनियम है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, उसमें टोटल 38 यहाँ पर सेक्शंस हैं यानी कि धाराएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि RTE अधिनियम को, ठीक है, एक राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित किया गया है। जो RTE अधिनियम है उसको किस राज्य में छोड़ा गया, यानी कि उस राज्य में छोड़कर बाकी सभी जगहों पर जो है RTE जो अधिनियम है वो लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो सही जवाब है वो है हमारा JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जो RTE अधिनियम के प्रावधान और जो लाभ हैं, ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि UT में ये सब जो है जो अधिनियम है वो लागू है।
ठीक है। यह अपवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे और स्वायत्तता के कारण हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से नहीं, जो आर्टिकल 370 है, लेकिन अब तो वो भी हट चुका है। ठीक है, ये जो विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर को प्राप्त था वो हट चुका है। इसी की वजह से जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में ये नियम लागू होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ठीक है क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कोई जुड़ा हुआ, तो हम उसका आंसर जम्मू कश्मीर ही देना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो हम ये अधिनियम पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से किस उम्र के बच्चों को, ठीक है, कहाँ से लेकर किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, फ्री एवं और जो कंपलसरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो आपको सभी को पता है, ऑप्शन सी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस आयु सीमा के भीतर कोई भी बच्चा बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्चे के, बिना कोई भुगतान किए शिक्षा प्राप्त करने का हकदार है और उनके लिए स्कूल जाना भी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में यानी कि जो हमारी शुरुआती शिक्षा होती है, कक्षा से कक्षा तक, यानी कि किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा शामिल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्लास 1 टू क्लास 5, 6 टू क्लास 8, 1 टू क्लास 8 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है क्लास 1 टू क्लास 8। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत से लेकर, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत से लेकर मध्य विद्यालय, ठीक है, के अंत तक प्रदान की जाने वाली शिक्षा शामिल है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा, जो कहाँ से चलती है, प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय तक। इसमें शिक्षा के मूलभूत वर्ष शामिल हैं, जहाँ छात्र जो है, जो भी कोई स्टूडेंट है, वो गणित सीखता है, मैथ सीखता है, विज्ञान, भाषा, कला और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में जो बुनियादी कौशल हैं, यानी कि जो बेसिक स्किल्स हैं और नॉलेज है, उनको सीखते हैं। ठीक है, जो कि एक मजबूत शैक्षिक नींव बनाने के लिए बहुत क्या है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार निजी और निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल हैं और निर्दिष्ट श्रेणी के जो स्कूल हैं, कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के 10% यानी कितने प्रतिशत बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश देंगे। ठीक है, तो ये बात वही बोली गई है, जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप है हमारे, या फिर जो वीकर सेक्शन है, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग है। ठीक है, कमज़ोर वर्ग मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है। ठीक है, जैसे जो अब जिसे हम EWS भी बोल देते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इन ऐसे बच्चों के लिए जो ये जो वंचित समूह है, वंचित समूह का मतलब SC ST और OBC इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके इनके बच्चों को कितने प्रतिशत बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश देंगे। ठीक है, RTE अधिनियम के अनुसार। ठीक है, एक मिनट ये 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए। हाँ, तो हाँ सही जवाब देखिए, ये सही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन है 20%, 30%, 40% या फिर 25%। तो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25%। यानी कि 25% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व्ड है। ठीक है, किसी भी निजी या प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, सॉरी, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी का स्कूल हो, वहाँ पर जो 25% सीटें हैं वो आरक्षित हैं। किसके लिए? वो आरक्षित है SC ST OBC और अब EWS के लिए भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए, तो कक्षा 1 में अगर प्रवेश लेना, तो जो 25% छात्रों को इन वंचित समूह से प्रवेश देना ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये लागू क्यों किया गया है? ताकि जो उसका उद्देश्य क्या है कि समावेशिता को बढ़ावा देना और सभी बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त आयु कक्षाओं में, ठीक
ठीक है, प्रवेशित बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने और उन्हें अपने सहपाठियों यानी कि जो उनके जो क्लासमेट्स हैं, जो बच्चे साथ में पढ़ाई करते हैं उनके, ठीक है, उनके स्तर पर लाने के लिए क्या जो प्रावधान है उनमें से क्या है? पहला जो है उपचारात्मक शिक्षण है, यानी कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो है। विशेष प्रशिक्षण यानी कि उनको स्पेशल यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड की जाए, स्पेसिफिक टीचिंग, या फिर मल्टी ग्रेड यानी मल्टी लेवल जो टीचिंग है शिक्षण वो दिया जाए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है वो है इसमें विशेष प्रशिक्षण। ठीक है, तो उपयुक्त आयु कक्षाओं में प्रवेशित बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए, उनको अगर सुधार लाना है बच्चों की शिक्षा में, ठीक है, तो हमें विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में पहले से ही बच्चे, ठीक है, इसमें पहले से ही बच्चे हैं, और मान लेते हैं कि कुछ बच्चे कहन में कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर का मतलब उन्हें मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, और कुछ बच्चे क्या हैं वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? तो इनको हमें ये जो बच्चे हैं इनको हमें कुछ स्पेशल विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेम लेवल पर आ जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का प्रतिशत कम से कम होगा। ठीक है, जो एक विद्यालय प्रबंधन समिति बनती है, ठीक है, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन की जो स्कूल एक मैनेजमेंट कमेटी बनाता है, उसमें जो अभिभावक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पेरेंट्स भी होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो उनका प्रतिशत कम से कम कितना होगा, यानी कम से कम कितने अभिभावक उसमें शामिल होंगे? तो कम से कम कितने? 75% जो उसमें अभिभावक होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, तो इसे जो बोलते हैं, इसे अच्छा इसमें थोड़ी एडिशनल नॉलेज ले लेते हैं। इसे बोलते हैं SMC। ठीक है, इसका मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि किसी स्कूल की SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 सदस्य हैं, तो SMC में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखिए अगर किसी जो SMC हैं उस SMC में टोटल ही 16 उसमें मेंबर्स हैं, तो उसमें महिलाएं कितनी होंगी? आपके ऑप्शन है 10, 4, 8, 12। ऑप्शन है 10, 4, 8 और 12। ठीक है, ये जो है प्रतिशत, सॉरी हाँ यहाँ प्रतिशत नहीं है, ये नंबर्स में दे रखा है। देखिए कि 10 होंगी, 10 महिलाएं होंगी, 4 होंगी, 8 होंगी या 12 होंगी। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर नंबर सी, जो कि है 8। तो उसमें महिलाएं कितनी होंगी? 8 उसमें महिलाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो SMC है यानी कि स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, उसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रतिशत सेट नहीं किया हुआ है कि किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए, यहाँ पे कोई प्रतिशत सेट नहीं है। ठीक है, तो देखिए अच्छा कोई प्रतिशत सेट नहीं है तो इसका आंसर 8 कैसे हुआ? ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन ठीक है अगर आता है तो देखिए 16 सदस्य हैं, तो हम ये मानेंगे कि मेल और फीमेल जो है वो कितने कितने होंगे, 50-50% होंगे, यानी कि आधे मेल होंगे और आधे फीमेल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर 8 होगा, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे स्पेसिफिक जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा SMC के कार्य हैं? ऐसे कौन सा जो है SMC का कार्य है, इनमें से कौन सा काम जो है जो SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो करेगी? ठीक है, तो स्कूल के कामकाज की निगरानी करें, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी अनुशंसा करना, अनुदान के उपयोग की निगरानी करना, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, तो मैनेजमेंट में जितने भी कामकाज हैं सबकी निगरानी ये करेगी, तो ऑप्शन ए ठीक है। विद्यालय विकास योजना यानी कि तैयार करना, यानी कि स्कूल में कौन कौन से विकास काम करने हैं और उसकी अनुशंसा करना, ये सारे काम भी SMC का होता है। और अनुदान यानी कि जो भी पैसा आया है, ठीक है, उसका कितना उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, इसकी निगरानी भी SMC ही करती है। तो ऑप्शन हमारे तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक व्यावसायिक रूप से उपयोग योग्य नहीं है, ठीक है,
योग्य नहीं है तो आरटीई कार्यान्वयन के कितने वर्षों के बाद उसे आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी। यानी कि कोई भी टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है और वो, ठीक है, योग्य नहीं है, यानी कि उसके पास योग्यता नहीं है व्यावसायिक रूप से शिक्षक बनने की। तो जब से आरटीई जो है लागू हुआ है, ठीक है, यानी कि 2009 से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो कितने वर्षों बाद उसे आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो ये तो अब बात जा चुकी है। ये क्वेश्चन पहले बन सकता था जब आरटीई नया नया आया था। ठीक है, तो उस समय जो भी आरटीई जो जब से आरटीई जो है लग रहा है उसके 5 वर्षों के अंदर, ठीक है, 5 वर्षों की सीमा के अंदर ही उसे वो योग्यता हासिल करनी पड़ती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में कुल 98 छात्रों का नामांकन है, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल वहाँ पर 98 बच्चे हैं, तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे, यानी कि सरकार उस विद्यालय में कुल कितने शिक्षक उपलब्ध करवाएगी। तो ठीक है, तो अगर 98 बच्चे हैं तो सरकार उस विद्यालय में टोटल 2 शिक्षक उपलब्ध करवाएगी ही करवाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के लिए प्रत्येक के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक के लिए मतलब प्रत्येक कितने बच्चों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। क्लास 7 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सही है, 35 चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो 35 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है, होना क्या है यहाँ पर कंपलसरी है क्लास 7 के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ ये समझ पाए हैं कि जो क्लास 7 के लिए जो आइडियल रेशियो है, तो रेशियो कितना हो गया 35:1, मतलब कि अगर 35 स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने होने चाहिए, 35 के लिए टीचर कितने होंगे, एक टीचर होगा। ठीक है, अगर बच्चे हो गए 35 की जगह कितने 70, तो टीचर एक की जगह कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये रेशियो है इसका। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि जो एक जो ईयर होता है यहाँ पर पूरा, ठीक है, एकेडमिक ईयर जो होता है उसमें कार्य दिवसों की संख्या, यानी कि जो वर्किंग डेज होंगे वो कितने होंगे क्लास 3 के लिए। ठीक है, कितने डे होंगे, तो देखिए ऑप्शन है 225 होंगे, 250 डे होंगे, 200 डेज और 220। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 200 डेज। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण घंटों की संख्या क्या है, यानी कि जो वर्किंग जो आवर्स होंगे, ठीक है, वो एकेडमिक ईयर में कितने होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो होने चाहिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है 800, 880, 1020 और 1000। तो इसका जो भी जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1000, यानी कि 1000 घंटे। ठीक है, एक पूरे एकेडमिक ईयर में एक टीचर जो होगा वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कि पर वीक मिनिमम कितने आवर्स उसे पढ़ाने ही पढ़ाने होंगे। ऑप्शन है 50, 42, 45 या फिर 40। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 45, यानी कि एक वीक में 45, ठीक है, 45 आवर्स तो मिनिमम है जो पढ़ाने ही पढ़ाने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, आयु उपयुक्त शिक्षा के अनुसार, ठीक है, 10 वर्ष की आयु का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, यानी कि ऐसा बच्चा जो 10 वर्ष की आयु का है और कभी स्कूल नहीं गया है, डैश कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र है। यानी कि 10 साल का जो बच्चा है, ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड जो स्टूडेंट है, अभी स्कूल गया नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, बात की जाए इसकी आयु के अकॉर्डिंग, ठीक है, आयु के अकॉर्डिंग ये कौन सी क्लास में, ठीक है, प्रवेश इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो इसकी जो आइडियल जो इसकी क्लास होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्लास 5th। मॉडल नियमों के अनुसार एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो विद्यालय है, उच्च यानी कि है जो हाई, जो हमारा जो एक उच्च जो प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, जो अपर प्राइमरी स्कूल है, वो उसकी जो बस्ती है, मतलब जिस जगह पर स्कूल है वो कितनी दूरी के भीतर स्थित होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये स्कूल है और ये वो गांव है। ठीक है, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसकी जो आइडियल डिस्टेंस है वो होनी चाहिए यहाँ पर 3 किलोमीटर।
मतलब कि इनके बीच में जो है 3 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यानी कि 3 किलोमीटर के अंदर ही इस दूरी से कम दूरी पर ही ये स्कूल होगा। ठीक है, ये स्कूल होगा उस विलेज से या उस गांव या उस बस्ती से। ठीक है। हम्म। अगला प्रश्न है, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य का नोडल शैक्षणिक प्राधिकारी होगा, यानी कि जो जो नोडल एकेडमिक अथॉरिटी होगी स्टेट में, वो कौन सा होगा। ठीक है, वो होगा डाइट होगा, DIET, या फिर SCERT या SIERT होगा, RIE होगा, या फिर NCERT होगा। ठीक है, तो जो उसका सही जवाब है वो है SCERT। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो केंद्र स्तर पर काम करती संस्था वो है हमारे पास NCERT। ठीक है, अब NCERT, तो हर राज्य के पास खुद का भी एक, ठीक है, रिसर्च का जो शैक्षिक संस्थान है वो है, जैसे हम बोलते हैं SCERT। तो राज्य स्तर पर कौन काम करेगा, SCERT काम करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, RTE के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण निकाय होगा। ठीक है, जो राज्य में बाल अधिकार संरक्षण निकाय है वो कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, ऑप्शन है आपके SCPCR, SCERT, या फिर SIERT, SDMC, या फिर NCERT। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, SCPCR। इसका पूरा नाम है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इसका नाम पूरा क्या है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगला क्वेश्चन, आरटीई के अनुरूप सही का चयन करना है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या और जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किस प्रकार होनी चाहिए, कि जो करिकुलर है हमारा और जो एवेल्युएशन है, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाए। ठीक है, ये भी सही है। बच्चों पर केंद्रित रहे, ठीक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड रहे और सीखने की गतिविधियाँ प्रदान करे। ठीक है, ये भी सही है। जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, यानी कि जो मदर टंग में है शिक्षा उसी में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा। तो किसी भी बच्चे को ना तो उसको फिजिकल पनिशमेंट दी जाएगी और ना ही उसको मेंटल हैरास किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन बोलता है, तो ये सेक्शन बोलता है सेक्शन 17 का क्लॉज 1 ये बात बोलता है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 24 की बात की जाए तो सेक्शन 24 बोलता है ये जो कोई भी टीचर्स जो होते हैं वो रेगुलरली स्कूल आएंगे और अपना जो पूरा सिलेबस है उसको टाइम लिमिट जो भी उनकी होती है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 29 बात करता है, ठीक है, अच्छा, साथ में सेक्शन जो 24 है वो बोलता है कि अगर किसी बच्चे को स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल नीड का मतलब होता है उसको स्पेशल, ठीक है, लर्निंग चाहिए, तो कोई जो टीचर है वो असेसमेंट करेगा चिल्ड्रन की लर्निंग का और इंटरेक्ट करेगा उनके पेरेंट्स के साथ, ताकि वो बच्चे को जो लर्निंग है वो प्रोवाइड करवा सके। सेक्शन जो 29 है यहाँ पर वो बात करता है, ठीक है, करिकुलम के एवेल्युएशन की। ठीक है, करिकुलम का जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन की बात करता है और प्रोसीजर की बात करता है, किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में ये बात करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम विकलांगता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। ठीक है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1996 को करता है, डिसेबिलिटी एंड द इक्वालिटी एक्ट 2010 को करता है, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1995 को करता है, या फिर डिसेबिलिटी एक्ट 2005 को करता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है डिसेबिलिटी एक्ट 2005। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम, इस एक्ट का पूरा नाम है, इस एक्ट का पूरा नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 2005।
ठीक है, ये जो है ये एक्ट जो है ये बात करता है कि जितने भी हमारे जो डिसेबल बच्चे होते हैं, विकलांगता की श्रेणी में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, तो उनको इंश्योर क्या करवाया जाए। ठीक है, और साथ ही ये इंश्योर करता है कि जो पार्टिसिपेशन हो जाए उन सभी बच्चों का सोसाइटी में समान रूप से पार्टिसिपेशन हो और सभी को इक्वल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम की किस धारा और किस उपधारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों को निजी ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट टीचर है वो किसी भी तरह से प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता, ठीक है, बच्चों को। तो ये किस धारा के तहत का, तो जो उसका सही जवाब है वो है सेक्शन 28। सेक्शन 28 बोलता है कि कोई भी जो है गवर्नमेंट टीचर किसी भी तरीके से जो प्राइवेट जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन से 6 से 14 साल तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको उनके लिए जो है अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की गई है, यानी कि जो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं वो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए आपके ऑप्शन है 82nd है, 85th है, 83 एंड 86। तो इसका जो सही जवाब है वो है 86, ठीक है। तो यानी कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि हुआ था 2002 में, ठीक है, तो उसके तहत जो 6 से लेकर 14 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो इससे इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए ऐड किया गया था संविधान में, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने जो आर्टिकल 45 है यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है उसका सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आरटीई से जुड़े हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।